Assalamu alaikum everyone, I am Fiza Tahir and this is Learners Academy. Today we have our lecture 5, that is cognitive development during early childhood. जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं. नंबर 1 है सेंसरी मोटर पीरियड जिसकी एज रेंज बर्थ टू 2 years है. प्री ऑपरेशनल पीरियड जिसकी एज रेंज है 2 years to 7 years. पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन 7 years to 11 years. पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन 11 years ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं वन बाय वन. जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, उसको दैट इज़ अ पीरियड ऑफ प्री ऑपरेशनल थाट. प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, सिंबॉलिक फंक्शन एक ऐसी एबिलिटी है टू लर्न बाय यूजिंग सिंबल्स. अब हर सिंबल के साथ आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हर बंदा जो है एक कोई ना कोई मीनिंग अटैच कर लेता है. सिंबल्स जो हैं वो आपको एक अलाउ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट और या इवेंट के बारे में सोचने के लिए. ठीक है, जो आपके सामने इस वक्त नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फूल है, ठीक है, दैट इज़ अ सिंबल आपके लिए. ठीक है, वो आपने उसको किसी चीज़ के साथ उसका मीनिंग अटैच किया हुआ है. ठीक है, तो आपको वो इवेंट वो इस वक्त आपके सामने नहीं है, लेकिन आपके पास जो सिंबल है, सिंबल इज़ नॉट ओनली अ टेंजिबल थिंग. ठीक है, आपके दिमाग में भी कुछ सिंबल्स ऐसे हो सकते हैं जिसको आपने कोई ना कोई मीनिंग अटैच किया हुआ हो, जो आप एसोसिएट कर सको किसी इवेंट को सिंबल के साथ. अब 3 किस्म के सिंबॉलिक फंक्शन है. ठीक है, एक डेफरेड इमिटेशन, सिंबॉलिक प्ले और लैंग्वेज. अब डेफरेड इमिटेशन में ये होता है कि आप किसी चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व कर लिया, ठीक है, फिर आपने कुछ टाइम गुजरने के बाद उसको इमिटेट किया. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे ने अपने फादर को शेव करते देख लिया. ठीक है, तो अब प्री स्कूल की एज में था वो. ठीक है, अब उसने देखा कि उसके सामने तो कोई भी नहीं है, या उसके सामने फॉर एग्जाम्पल कोई हो भी, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं आइडिया होता, तो उसने अपने फादर को कुछ अर्सा पहले उसने ये चीज़ करती देखी थी, अब वो उसको इमिटेट करेगा. ठीक है, तो दैट इज़ डेफर्ड इमिटेशन. देन वी हैव सिम्बॉलिक प्ले. ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल एक बच्ची है, ठीक, 4 साल की बच्ची है, उसने अपनी डॉल को अपनी गोद में बिठाया हुआ और अपनी जो फिंगर है उसने एज अ बोतल या एज अ फीडर अपने डॉल के मुंह में डाली हुई है. अब उसकी जो स्माइल है, बच्ची की जो चेहरे पे स्माइल होगी, वो ये बता देगी कि शी नोज दैट हर फिंगर इज़ नॉट अ बोतल इन एक्चुअल. ठीक है, लेकिन वो उसने एक सिंबल एसोसिएट किया हुआ है कि हर फिंगर इज़ एक्टिंग लाइक अ बोतल इन फॉर द डॉल. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसको पता है कि वो उसकी फिंगर या वो कोई बोतल नहीं. अब लैंग्वेज और जो सिंबॉलिक फंक्शन है ना, ये भी एक इनका भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा रिलेशनशिप होता है. ठीक है, प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन जो होते हैं वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं फॉर दोज थिंग्स जो उनके सामने इस टाइम अवेलेबल नहीं होती. ठीक है, उन चीज़ों को या उन इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो उनके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं है. अच्छा, अब जो रिप्रेजेंटेशनल थाट है ना, वो एक फास्टर और मोर फ्लेक्सिबल चीज़ है. ठीक है, सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस में तो ये होता है ना कि आप लिंक कर देते हो एक्शंस और परसेप्शंस को एट अ टाइम, लेकिन आप उसमें कोई आपका एक कोहेसिव ओवरव्यू नहीं बन रहा होता. लेकिन रिप्रेजेंटेशनल थॉट में आपका ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इवेंट्स को एक साथ ग्रैस्प कर लेते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल अ बॉय एंजॉय सेलिंग. यहाँ पे आप लोगों की एग्जांपल लिखी हुई है कि एक लड़का है, ठीक है, उसके पास बच्चा है, ठीक है, उसके पास एक बोट है, टॉय बोट है, जिसको वो ही इज़ एंजॉइंग टू सेल दैट टॉय बोट. ठीक है, तो अब वो उसके बारे में सोचेगा कि उसको बाथटब के अंदर सेल करे या फिर एक तालाब के अंदर या मड के अंदर. ठीक है, यही जो रिप्रेजेंटेशनल थॉट है, दैट विल हेल्प हिम टू डिसाइड वेयर ही वांट्स टू सेल हिज बोट ऑन दैट पर्टिकुलर ओकेजन. अब जो रिप्रेजेंटेशनल थाट है ना, वो लिमिटेड नहीं होती गोल्स ऑफ कंक्रीट एक्शन तक. ठीक है, ये आपको री एग्जामिन भी आप इससे करते हो, आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने नॉलेज को, उस पर गौर व फिक्र करते हो. फॉर एग्जांपल जो जिस तरह मैंने सेलर की एग्जांपल ऊपर बताई थी. ठीक है, अब जो यंग सेलर था उसको याद आ गया कि लास्ट टाइम उसने अपनी मड पुडल में जब उसने अपनी बोट को चलाने की कोशिश की तो दैट गॉट स्टक. लेकिन जब उसने उस पॉन्ड के अंदर उसको चलाने की कोशिश की तो वहाँ पे वो गुम गए. ठीक है, सो दैट चाइल्ड कैन री एग्जामिन द दैट एक्शन. अब प्री ऑपरेशनल थाट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं. ठीक है, अब ये जो बच्चे होते हैं ना, प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन जो होते हैं, वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रियलिटी को फैंटेसी के साथ. अब मेन जो इसकी लिमिटेशंस है वो डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 पे है सेंट्रलाइजेशन.
ये जो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन होते हैं ना, इनका मेन फोकस जो है ना वो अक्सर एक चीज़ के ऊपर होता है, ठीक है, और बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से इनके इलॉजिकल कंक्लूजन्स निकलते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो पियाजे ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि उसने डिफरेंट किस्म के जार्स थे उसके पास, ठीक है, कोई लंबा था, कोई विड्थ में ज़्यादा था। अब दोनों में जो जूस या पानी की जो क्वांटिटी है ना वो सेम आ रही है, ठीक है। तो उसने जब बच्चों को वो दिखाया तो किसी एक बच्चे पे फॉर एग्जांपल अगर उसने वो किया एक्सपेरिमेंट, अब उसने उसको दिखाया तो कंटेनर दोनों में जो क्वांटिटी है ना पानी की या जूस की वो दोनों की सेम है, ठीक है। लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा, बच्चा समझेगा कि अगर गिलास बड़ा है, ठीक है, और कंटेनर जो दूसरा है वो छोटा है, तो बड़े गिलास में ही पानी या जूस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता। तो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन जो होते हैं उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, मतलब उनकी जो लॉजिक्स हैं वो थोड़ी सी फ्लॉड होती हैं। इसी तरह जिनका इरिवर्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी थोड़ा सा फ्लॉड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब एक एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी डाल दिया, ठीक है, कंटेनर चेंज किया लेकिन क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा समझने में को डिफ़िकल्टी होती है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, एक डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो आपकी फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर होती है, वेयर एज योर इंडक्टिव रीजनिंग इज़ फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। अब प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन जो होते हैं ना उनकी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा होता। जैसे डिडक्टिव रीजनिंग की मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने बहुत सारी कैंडीज़ आज खाई तो मैं बीमार पड़ गई, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग ये कि मैंने लास्ट वीक मैंने इतनी टॉफ़ीज़ खाई थी इसलिए बीमार पड़ गई थी। लेकिन ट्रांसडक्टिव रीजनिंग अभी इस तरह की रीजनिंग देंगे कि मुझे बहुत बुरी सोच आती है, ठीक है, मैं आई हैव हैड बैड थाट्स अबाउट माई सिस्टर, मेरी सिस्टर बीमार पड़ गई और मेरी उन बुरी सोचों ने मेरी सिस्टर को बीमार किया, ठीक है। क्योंकि अब वो बैड थाट्स जो थी अबाउट द सिस्टर, ठीक है, और जो सिस्टर बीमार पड़ गई, वो दोनों इंसिडेंट इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक अजीब सी लॉजिक पेश कर दी कि अब मेरी जो थॉट्स हैं उनकी वजह से बीमार हुई, ठीक है, मैंने उनको अपनी बहन को बीमार कर दिया। तो ये एक पुअर लॉजिक है, ठीक है। तो इनकी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म में ये है कि आप सेल्फिश नहीं होते लेकिन आप अपने से बाहर की दुनिया को नहीं देख रहे होते। अभी छोटे बच्चों की बात हो रही है कि ये खुद में बिजी रहते हैं, ठीक है, अब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। इनके लिए इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज़ ऑलवेज राइट। अब हम स्पीच डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिलेड स्पीच, ठीक है। तो बच्चे मोस्टली अपनी बर्थ के कुछ मंथ्स में, ठीक है, चंद महीनों में वो बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बैबलिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, लेकिन अपनी फर्स्ट बर्थडे के बाद थोड़े थोड़े वर्ड्स वो बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो 18 मंथ्स या 24 मंथ्स में कुछ कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कुछ बच्चे वो नहीं कर पाते तो उनको एक तो आइसोलेट कर दिया जाता है, और दूसरा ये कि अब अगर डिलेड स्पीच हो ना तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द साइन ऑफ ऑटिज्म, डेफनेस, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, या स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ब्रेन डैमेज। अब अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन की एग्जांपल दूँ तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 3 साल की उम्र तक बोलना स्टार्ट नहीं किया था। उसने सबसे पहला वर्ड जो बोला था वो 3 इयर्स की एज में उसने बोला था। लेकिन हर किसी का जो केस है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। डिलेड स्पीच जो है, जिससे मैंने पहले बताया कि ये चांसेस होते हैं कि आपका जो नॉर्मलसी जो है वो नहीं, ठीक है, आप नॉर्मल बच्चे नहीं, तो उसके लिए आपको थेरेपीज़ और हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। पेरेंट्स की तरफ से डिस्करेजमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे को इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। बच्चे को इंकरेज करेंगे तो मे बी ही विल ट्राई ऑन हिज बेस्ट टू स्पीक, ठीक है। देन वी हैव स्टटरिंग। अब स्टटरिंग में क्या होता है कि आपकी जो फ्लुएंसी है ना स्पीच में वो नहीं होती, ठीक है, आपकी ब्लॉक्ड फ्लुएंट स्पीच होती है, प्रोलॉन्ग और रिपीटेड वर्ड्स आपके होते हैं, सेलेबल्स और साउंड्स। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ ओकेजन्स पे जाकर स्टटर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये स्पीच हेजिटेशन जो है वो यंग चिल्ड्रन में बहुत एक कॉमन फिनोमिना है। परसिस्टेंट स्टटरिंग की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ पॉपुलेशन में होती है ये चीज़, और स्टटरिंग जो है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स।
अगर कॉजेज़ की बात करें तो इसकी जो एटियोलॉजिकल थेरीज जो है ना वो बताती हैं कि इसकी दो रीज़न्स होती हैं, एक तो बायोजेनेटिक, ठीक है, और एक साइकोजेनेटिक। मतलब जेनेटिक्स जो है ना, बायोजेनेटिक, वो भी आपकी रीज़न हो सकती है और साइकोजेनेटिक भी। इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एक तो ये कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रेशर जो है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो रीइंफोर्स करें कि बच्चा बोले, ठीक है, उसके एंग्जाइटी को ख़त्म करने की कोशिश करें, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, और उसको ये समझाने की कोशिश करें कि हर बंदा परफेक्टली नहीं बोलता। उसको इंकरेज करें, उसको मोटिवेट करें कि तुम बोल सकते हो, या उसको मोटिवेट करें कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को अपनी ज़ाया ना जाने दो, तुम जो दिल में आता है जितना भी तुम बोलते हो तुम बोलो, ठीक है। अब स्कूल फोबियाज़ हैं, ठीक है, तो फोबिया एक ऐसा एक इंटेंस फियर है, ठीक है, जो कि आपको किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के साथ होता है। अब सोमेटिक सिम्टम्स जो आते हैं इसके साथ, नोज़िया, रिफ्यूज़ल टू ईट, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन्स, ठीक है, या फिर आपका, हाँ, यही चीज़ें जो हैं आपकी, जो ये सोमेटिक सिम्टम्स है, ये आपकी फ़ियर और एंग्जाइटी के साथ लिंक करते हैं। तो बच्चों में मोस्टली एनिमल फोबियाज़ या ट्रांसपोर्टेशन फोबियाज़ होते हैं। अब स्कूल फोबिया जो है वो कैसे बच्चे को हो सकता है। बच्चे को कभी आपने अकेला कभी छोड़ा ही नहीं है, ठीक है, तो अब एकदम से उसको स्कूल जाने को कह दिया जाता है, ठीक है। जब बच्चे को बिल्कुल पहली दफ़ा वो करते हैं, आप स्कूल भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें फोबियाज, एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, क्योंकि आपने बच्चों को कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, ठीक है। जब आप उसको स्कूल के लिए फिर करते हैं, तो तैयार करते हो, तो उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। फिर यही बच्चे जो जिनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कॉमन होते हैं, तो वो खेलना कूदना पसंद नहीं करते, ठीक है, स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, स्पेशल इवेंट्स को अटेंड नहीं को इतना खास करते, और डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं ले रहे होते। अच्छा, अब बच्चों में जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की फॉर्म है, ठीक है, एक तो सेपरेशन एंग्जाइटी, ठीक है, अवॉइडेंट डिसऑर्डर, देन वी हैव ओवर एंशियस डिसऑर्डर। सबसे पहले हम सेपरेशन एंग्जाइटी देख लेते हैं। तो इसमें एग्जैजरेटेड डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट, होम या फैमिली सराउंडिंग से आप बाहर जाना नहीं चाह रहे थे, DSM-3 के अकॉर्डिंग। इनको ऐसा लगता है कि इनके पेरेंट्स को या तो किडनैप कर लिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह के फियर्स होते हैं इनके, ठीक है। अब ये जो एंग्जाइटी है ना, ये बढ़ती चली जाती है विद टाइम, जब आप स्कूल्स या तो चेंज करते रहो, ठीक है, या फिर आप अगर उसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, ठीक है, या फिर आप घर से थोड़ा सा दूर जा रहे हो, तो ये एंग्जाइटी आपकी बढ़ती जाएगी। अब अवॉइडेंट डिसऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है, तो अवॉइडेंट डिसऑर्डर्स में जो अवॉइडेंट यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते, अपने पीयर्स में मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर देते हैं, बाहर आना जाना थोड़ा इनका कम हो जाता है। और अगर किसी चीज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया ना, ठीक है, और इनको फेलियर हो गया, तो एकदम दोबारा से ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है, दोबारा कोशिश करेंगे ही नहीं, और एकदम से विड्रॉ कर देंगे एंग्जाइटी की वजह से। देन वी हैव ओवर एंशियस डिसऑर्डर। इन लोगों को कुछ इवेंट्स से एंग्जाइटी होती है, जैसे एग्जामिनेशन से, ठीक है, एग्ज़ाम फोबिया जिसको लोग नाम देते हैं, या पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स जो हैं, ठीक है, या पास्ट डिफ़िकल्टीज, उसकी वजह से इनको एंग्जाइटी हो रही होती है। इनकी जो स्लीप पैटर्न है वो भी कोई ठीक नहीं होता, डिस्टर्ब स्लीप होती है, क्योंकि इनको नींद ठीक से आ ही नहीं रही होती, ठीक है। वो किसी फॉर एग्जांपल किसी इवेंट में चले गए, उसमें कुछ इस तरह की बात होगी, तो दे गॉट डिस्टर्ब्ड, ठीक है, तो इनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो पूरा स्लीप साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब सोते हुए वो पूरा जो पास्ट डे का कोई अगर इवेंट था, ठीक है, जिसमें इनको कुछ बुरा लगा, तो वो अब सोते के टाइम अगर वही सोचते रहेंगे तो नींद किस तरह से आएगी, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर हम देख लेते हैं। प्ले थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी को यूज़ किया जाता है, और प्ले थेरेपी को ज़्यादातर बच्चों के साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने के लिए फिर बिहेवियर थेरेपीज भी यूज़ की जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।